नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पार्ट 1 के बारे में, जहां 4 यूनिट्स हैं और चारों यूनिटों को हम एक-एक करके अच्छे से जो है शॉर्ट में और पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आधे-अधूरे पढ़ रहे हैं, अच्छे से जो मैटर जितना है उतना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिसनिंग और स्पीकिंग जो आपकी पहली यूनिट है इसके बारे में देखते हैं। और लिसनिंग क्या है उसको देखते हैं। या तो प्रश्न ऐसा आएगा कि व्हाट इज लिसनिंग, या प्रश्न ऐसा है लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। व्हाट इज लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड। लिसनिंग का अर्थ होता है कि साउंड्स को रिसीव करना, अपने पास ग्रहण करना। एंड और अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड, और समझना द मीनिंग अर्थ को एक्सप्रेस्ड जो अभिव्यक्त हुआ है आइडियाज, आइडिया के माध्यम से और थॉट्स विचारों के माध्यम से। तो जो विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, उनका मीनिंग समझना और वह ध्वनि को रिसीव करना अपने पास, यह कहलाता है लिसनिंग। अगर हम केवल सुनने की बात करें तो सुनने को तो हियर कहा जाता है। हियर का मतलब होता है सुनना। और यहाँ लिसनिंग है तो लिसनिंग में क्या होता है कि सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ साउंड को रिसीव करने के साथ साथ यानी हियर करने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड भी करना है जो बोला गया है उसको। तो ये कहलाता है लिसनिंग। आगे देखते हैं लिसनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला ये है कि जो लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, वो रिकॉग्नाइज समझ सकता है द स्पीच साउंड, बोले गए शब्दों की ध्वनियों को समझ सकता है। अगला है ही कैन अंडरस्टैंड, वह समझ सकता है द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्य बोला गया है उसको भी समझ सकता है। अगला है ही कैन नो, वो जान सकता है अबाउट द करेक्ट रिदम, सही लय कैसी है बोलने की, वह स्ट्रेस कहाँ जोर देना होता है उसके बारे में जान सकता है। और इंटोनेशन, भाषाई उतार चढ़ाव किस प्रकार से होता है, बात जो आवर्ती है उसमें कहाँ ऊपर जो है हमें बोलना रहेगा और कहाँ हमें लो पिच रखनी है, तो वह इंटोनेशन भी हमें पता हो जाता है लिसनिंग के माध्यम से। इसलिए श्रवण कौशल बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं लिसनिंग के टाइप्स। तो दो प्रकार की लिसनिंग हम करते हैं दैनिक जीवन में। एक होता है कैजुअल लिसनिंग यानी सामान्य श्रवण, एक होता है फोकस्ड लिसनिंग यानी ध्यानमय श्रवण। तो सामान्य श्रवण में हम जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं पर्टिकुलर किसी मैसेज को जो है सुनने के लिए। तो हम कहेंगे कि व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं समथिंग कुछ भी विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी विशेष उद्देश्य के, इट इज कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग, यह कैजुअल लिसनिंग है। और इसका उल्टा यानी व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं समथिंग कुछ भी विद प्रॉपर अटेंशन, विशेष ध्यान के साथ, इट इज कॉल्ड फोकस लिसनिंग, तो यह फोकस लिसनिंग कहलाता है। उसके बाद मास मीडिया यानी जन संचार के साधन, यानी जन का मतलब होता है जनता, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिन संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मास मीडिया कहते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, ये जो होते हैं तीनों आर कॉल्ड मास मीडिया, मास मीडिया कहलाते हैं, जन संचार के साधन कहलाते हैं। बिकॉज क्योंकि वी कैन कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ, थ्रू देम, इनके द्वारा, किनके द्वारा, टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा। तो यह मास मीडिया कहलाते हैं। और मास मीडिया में आपसे रेडियो और टेलीविजन के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है रेडियो एक ऑडियो एड है यानी कि एक श्रव्य सामग्री है। रेडियो लेसन, रेडियो के द्वारा जो लेसन सुनाया जाता है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, हेल्प्स, सहायता करता है इन डेवलपिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर डेवलप करने के लिए, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, श्रवण श्रवण अवबोध को विकसित करने के लिए रेडियो लेसन बहुत उपयोगी होता है। अब आगे बात करते हैं टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन क्या है, इट इज बोथ ऑडियो एंड विजुअल एड, तो यह है, बोथ का मतलब दोनों है। ऑडियो है, ऑडियो यानी कि श्रव्य सामग्री भी है और विजुअल दृश्य सामग्री भी है। तो श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री होती है। टेलीविजन इज मोर इफेक्टिव, टेलीविजन के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है वो मोर इफेक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। मास मीडिया जनसंचार का साधन इन इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी सीखने के लिए। चिल्ड्रन यानी बच्चे सीख सकते हैं अंग्रेजी को, लर्न इंग्लिश इन बेटर वे, एक अच्छे तरीके से, विद द हेल्प ऑफ टीवी यानी टेलीविजन की सहायता से। आगे बात करते हैं जो फुल फॉर्म हर साल पूछी जाती है वो सभी हमने एक जगह इकट्ठी की हैं। जैसे एमटी का मतलब होता है मदर टंग, मातृभाषा। ईएसएल का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा का शिक्षण। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यह 2005 में लॉन्च की गई थी। मुख्य रूप से जो अभी एनसीएफ चल रहा है 2005 का है। उसके बाद है एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यह है आपके राष्ट्र की शिक्षा नीति।
यह सबसे पहले 1968 में लॉन्च हुई, फिर उसके बाद 1986 में लॉन्च हुई और वर्तमान में 2020 वाली जो है एजुकेशन पॉलिसी चलती है। उसके बाद अगला फुल फॉर्म है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद फुल फॉर्म है डाइट की, तो डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और यह 1988 में जो है डाइट की स्थापना करवाई गई। उसके बाद है SIERT, इसका मुख्यालय है वो तो आपके उदयपुर में है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान करना होता है और जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए SIERT का गठन किया गया 11 नवंबर 1978 को। उसके बाद इसे ही SIERT को वर्तमान में SCERT के नाम से जाना जाता है और अब इसे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसे 14 अगस्त 2018 को बना दिया गया। यानी पहले तो इसे 1978 में SIERT कहा जाता था, वर्तमान में इसे SCERT कहा गया है। आगे देखते हैं CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं। उसके बाद है NCERT का फुल फॉर्म। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो राष्ट्र के अंदर एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान है उसे हम NCERT कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई है। ये भी हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। अब इसी का दूसरा भाग होता है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या है? तो स्पीकिंग होता है इट मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स, ध्वनियों को प्रयोग करने में महारत हासिल करना, इन ऑर्डर, और उनको एक निश्चित क्रम में जो है कन्वर्ट देम, उनको जो है निश्चित क्रम में बदला जाता है इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण संदेश के रूप में। तो हमें जो है स्पीकिंग का करना है तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो साउंड, जो भी ध्वनियां हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें हमें महारत हासिल है और जो हम बोलते हैं वो एक मीनिंगफुल मैसेज होगा और एक क्रमबद्ध तरीके से उसे बोला जाता है। अगला है आपके इंपोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग या पर्पज ऑफ स्पीकिंग, बोलने के या वाचन के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला ये है स्पीकिंग अलाउज, स्पीकिंग अलाउ करती है, हमें आगे देती है टू कन्वे मैसेज, मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए इन अ थॉटफुल मैनर, जैसा वो है उसी प्रोसेस में, यानी कि जिस रूप में वो सोचा गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही सामने वाले तक पहुंचाए। अगला है इट अलाउज, ये अलाउ करता है फॉर अस कैजुअल फॉर्मल एंड सोशल कन्वर्सेशन, तो सामान्य बात, औपचारिक बात और सामाजिक जो कन्वर्सेशन वार्तालाप होते हैं उसके लिए हमें स्पीकिंग अलाउ करता है। अगला है इट डेवलप्स, यह विकसित करता है स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट की एबिलिटी योग्यता को, टू स्पीक बोलने की फ्लुएंटली, और जो एक लय में बोलना होता है, फ्लुएंटली का मतलब होता है जो है निपुणता आ जाती है, एक दक्षता हासिल कर लेता है व्यक्ति बोलने के अंदर, तो फिर वो रुक रुक के नहीं बोलता है, एक फ्लुएंटली एक ही फ्लो में बोलने का प्रयास करता है। स्पीकिंग की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए राइम्स बुलवाई जाती हैं, स्टोरी जो है टेलिंग स्टोरी सुनाई जाती हैं, लैंग्वेज के गेम्स खिलाए जाते हैं, रोल प्ले करवाए जाते हैं, और रोल प्ले यानी कि ड्रामा करवा दिया वगैरह। इसके अलावा वाइवा वगैरह होते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सुनने होते हैं बच्चों से। तो एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिविटी कैसे होना चाहिए। एक्टिविटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज। यहाँ फुल फॉर्म आपको ऐसे लिख लेना CHRONO, क्रोनो, लॉजिकल LOGICAL। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो बच्चे की वास्तविक आयु है उस वास्तविक आयु के अनुसार और मानसिक आयु के अनुसार कोई भी गतिविधि एक्टिविटी कराई जानी चाहिए। उसके अलावा राइम्स क्या होते हैं? तो जो छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं राइम्स। स्मॉल पोएम्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन आर कॉल्ड राइम्स, तो वह राइम्स कहलाती हैं। उसके बाद लैंग्वेज गेम क्या होता है कि खेल खेल के साथ आनंद पूर्वक जो है खेल खेल के साथ चीजों को सिखाने की जो गेम होते हैं उसे कहते हैं भाषाई गेम या भाषाई खेल। लैंग्वेज गेम्स मीन्स, लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज गेम्स का मतलब होता है लर्निंग, सिखाना, अधिगम करवाना, थ्रू प्लेइंग। तो सिखाना होता है थ्रू प्लेइंग, खेल खेल के साथ, और जॉयफुल वे, आनंद पूर्वक, यानी कि एक आनंदित रूप से बच्चे को खेल खेल में जो सिखाना होता है उसे हम कहते हैं लैंग्वेज गेम। अब अगला ये है वाई आर द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप्ड टुगेदर। लिसनिंग की जो स्किल है और स्पीकिंग जो है ये दोनों एक साथ क्यों हैं? क्योंकि जब तक आप लिसनिंग नहीं कर सकते तब तक आप एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते, यानी कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है।
द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज दे आर मोस्टली फंक्शन टुगेदर, क्योंकि वह एक साथ ही होता है। क्यों होता है कि जब आप सुनते हो तभी तो आप रिप्लाई करोगे, यानी पहले आपने सुना फिर बोला। तो जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी कन्वर्सेशन में हम पहले लिसनिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्पीकिंग होती है। उसके अलावा है व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर्स इन लिसनिंग, सुनने के अंदर हमारे जो कान, इनका क्या महत्व है। ईयर्स रिसीव, जो कान होते हैं वो रिसीव करते हैं साउंड्स को, साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आवर्ती जो हैं उनको सुनते हैं, एंड ट्रांसमिट, उनको जो है ट्रांसमिट करते हैं, बदलते हैं देम द टू द ब्रेन। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि उन संदेश को, ध्वनियों को, फ्रीक्वेंसी को हमारे मस्तिष्क तक भेजने का कार्य ईयर करते हैं, यानी हमारे कान करते हैं। तो साउंड को रिसीव करना, साउंड की फ्रीक्वेंसीज को, उनको ट्रांसमिट करना, संदेश को भेज देना ब्रेन तक, यह कार्य कान का होता है। अब अगला है कि सिंपल सॉन्ग क्या होते हैं। द टीचर, मतलब प्रश्न ये है कि व्हाट एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो पहला है सिंपल सॉन्ग, क्लास में जो है टीचर शुड सिंग, गा सकता है सिंपल सॉन्ग इन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर। अगला है राइम्स, राइम्स का यूज करेगा, छोटी छोटी जो है पोएम्स बच्चों को सुनाएगा। मॉडल रीडिंग, पहले वो बोलेगा उसके बाद बच्चे उसको बोल के सुने, तो वो आपके मॉडल जो है रीडिंग कहलाती है। ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप में 2-5 बच्चों को खड़ा कर दिया और उनसे एक्टिविटीज करवा रहे हैं बोलने की। अगला है लैंग्वेज गेम्स, भाषा के खेल, छोटे छोटे जो हैं गेम्स बना दिए और उन गेम्स के माध्यम से वर्ड्स को, सेंटेंसेस को बुला रहे हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत ही रोचक कहानियां सुनाई उनको। और एक्ट प्ले, एक्ट प्ले का मतलब होता है कि नाटक करवा दिया, ड्रामा करवा दिया, रोल प्ले करवा दिया। और ये भी खूब सारी आपको यहाँ नीचे दिख रही हैं, इनमें से आपको केवल 4 या 5 ही लिख के आनी है। ये मैंने आपके सामने पूरा लिख रखा है, किंतु आप अगर पेपर के लिए लिख रहे हो तो आपको एक तो ये लिखना है, सिंपल सॉन्ग यूज कर सकते हैं, राइम्स का हम यूज करेंगे, उसके अलावा मॉडल रीडिंग करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज कराएंगे, ड्रामा प्ले करवाएंगे इत्यादि। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट आर द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग की सब स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले होता है कि डिस्क्रिमिनेशन द साउंड्स इन आइसोलेटेड वर्ड्स फॉर्म। आइसोलेटेड वर्ड्स फॉर्म का मतलब कि लिसनिंग करने से पहले तो जो साउंड ध्वनियां होती हैं उनको हमें तोड़ तोड़ कर सुनना होता है, उनको एक निश्चित शब्दों में, क्रम में जमाना होता है। फिर अगला होता है रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस एंड वेरिएशन स्पीच, बोले के जो शब्द होते हैं उनका स्ट्रेस, कहाँ जोर देना है और कहाँ उसमें बदलाव होगा, तो ये हमें उनके बारे में पहचानना होता है। जो ध्वनियां सुनी है उन ध्वनियों को सबसे पहले हम आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी छोटी छोटी ध्वनियों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर उनमें कहाँ हमें अच्छे से जोर देना है और कहाँ हमें जोर कम देना है उनका ध्यान रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द इंटोनेशन, भाषा के उतार चढ़ाव, पिच, आपकी लय गति किस प्रकार से होगी उसको देखेंगे। और फिर होगा एक्सटेंसिव लिसनिंग, और विस्तृत रूप से सुनना। तो ये 4-5 स्किल्स आपके हैं जो आप पूरे अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह लिसनिंग के मैंने आपको लिखवा दिए हैं, सब स्किल कौन कौन से हैं, तो आप इनको हूबहू लिख के आ सकते हैं। अगली यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपको रीडिंग का मतलब समझाना होता है। रीडिंग क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, टेक्स्ट को, लेख को पढ़ने की क्षमता होती है। प्रोसेस की क्रिया जो होती है पढ़ने के दौरान वह, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, तो लेख को पढ़ के, प्रक्रिया करके उसको समझने की जो क्षमता होती है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो पहला इंपॉर्टेंस ये है इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ द लर्नर, तो जो सीखने वाला होता है उसके शब्दकोश को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? रीडिंग। जब हम पढ़ते हैं तो शब्दकोश बढ़ेगा। इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू रीड, रीड करने के लिए विद करेक्ट स्ट्रेस, सही बल आघात के साथ और सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ और सही भाषाई उतार चढ़ाव के साथ हमें जो है रीडिंग पढ़ने में जो है सहायता करती हैं। अगला है आपके इट डेवलप्स, यह विकसित करता है द हैबिट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान ग्रहण करने की जो आदत है वो हमारे अंदर रीडिंग से आती है। और धीरे धीरे जब हम पढ़ने में मग्न हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला स्कैनिंग क्या होती है, तो ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है। 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो 3 नंबर के प्रश्न में अगर दोनों आपको लिख के आनी है। इट इज द टाइप ऑफ रैपिड फास्ट रीडिंग, तो ये एक फास्ट का मतलब तेज गति से, तीव्रता से पढ़ने का एक तरीका होता है स्कैनिंग। फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के एक विशेष पहलू के लिए, जैसे हम बात करते हैं सर्चिंग डिक्शनरी और मेन्यू ईटीसी, यानी कि डिक्शनरी में जब हम कई सारे शब्दों में से किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए उसे देखते हैं तो वह स्कैनिंग कहलाता है। इसका उल्टा होता है स्किमिंग, ये भी फास्ट रीडिंग है। इट इज अ मेथड, यह फास्ट रीडिंग का एक तरीका है टू गेट ओनली मेन आइडिया, जो मुख्य सारांश होता है
ऑफ समरी जो होती हैं गिवन टेक्स्ट, दिए गए लेख। तो जो लेख हमारे पास है उसका मेन आइडिया हम अगर स्पीड से पढ़कर पता कर ले तो यह स्किमिंग कहलाती है। इस वक्त जो आप यह वीडियो देख रहे हो स्किमिंग है। वो क्या है? स्किमिंग है क्योंकि हम जितना भी हमने पढ़ा है पहले उसको मेन पर्पज, मेन आइडिया के साथ उसे मेन समरी देख रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर की जो रीडिंग होती है वह रीडिंग स्किमिंग कहलाती है। अगला है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होती है? व्हेन वी रीड समथिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं अलाउड, बोल कर उच्चारण करके, तो वह लाउड रीडिंग कहलाती है। इट इनहेंस, यह इनहेंस करती है यानी कि जो है बढ़ाती है द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग की एबिलिटी को बढ़ाती है। एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को सही करती है, शुद्ध करती है। अगला है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या है? साइलेंट रीडिंग मीन्स होता है समथिंग, रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ें, कुछ पढ़ना होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना कोई आवाज किए। इन रीडिंग, इन साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग में लर्नर रीड्स, लर्नर पढ़ता है विदाउट मूविंग हिज लिप्स, उसके होठों को हिलाए बिना वो जो है पढ़ लेता है साइलेंट रीडिंग के अंदर। अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। व्यापक पठन क्या होता है? इट डेवलप्स, जो व्यापक रीडिंग होती है वो डेवलप करती है जनरल रीडिंग हैबिट, सामान्य पढ़ने की आदतों को। इट इंक्रीजेज, यह जो है बढ़ाती है स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, स्टूडेंट के शब्दकोश को बढ़ाती है। अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग कीप्स होल क्लास बिजी एंड एक्टिव। तो जो व्यापक पठन होता है इसमें जब पढ़ाया जाता है तो पूरी क्लास एक साथ बिजी रखी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें रीडिंग होली बुक्स, जब हम रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान आदि को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो इस टाइम पे सभी जो है एक बोलेगा और सभी अच्छे प्रकार से सुनेंगे, यानी पूरी क्लास को एक साथ बिजी रखा जा सकता है। तो यह आपके कहलाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग। अब उसके अलावा होता है इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स, यह जो है इन्वॉल्व रखती है यानी शामिल करती है अपने आप में लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल, डिटेल यानी विस्तृत रूप से पढ़ने में, विद स्पेसिफिक लर्निंग, और विशेष सूचनाओं को जो है यानी कि विशेष सूचना के लिए जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो वह इंटेंसिव रीडिंग, गहन रीडिंग कहलाती है, जहां हमें महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्यों की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग जो अभी हमने की है, गहन अध्ययन, उसका हमें फायदा क्या है? तो इससे एक तो हमारा सक्रिय शब्दकोश बढ़ेगा यानी एक्टिव वोकेबुलरी इंक्रीज होती है। दूसरा है व्याकरण से संबंधित अधिगम यानी कि लर्निंग बढ़ती है ग्रामर की। अगला है एक्सप्लेन्स द मीनिंग, शब्द के अर्थों को समझने में सहायता होती है, यानी कि पर्टिकुलर जब हम एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके शब्दों को विशेष अर्थ के साथ समझ सकते हैं, और अभिव्यक्ति की शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी यानी इंप्रूव होगी, यानी शक्ति बढ़ेगी हमारी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इससे हमें जो है नुकसान क्या है, इसकी सीमाएं क्या है? तो पहली ये है कि लॉन्ग पैसेज में भी बोरिंग, जब हम बड़े बड़े पैसेज पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं तो उस समय बोरिंग हो सकता है लेक्चर। अगला है दे मे नॉट इंजॉय देम, तो इससे कोई जो है आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब क्लास बोर होते हैं तो इसमें इंटरेस्ट कम जगता है। द प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया, इट इज लॉन्ग, लंबी हो जाती है एट टाइम्स, कुछ समय के लिए, एंड नॉट सो इंटरेस्टिंग, तो ये आनंद पूर्वक रुचिकर भी नहीं रहती हैं। तो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक टॉपिक ही बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वह जो प्रोसीजर होता है लॉन्ग टाइम्स, लंबे समय तक चलता है, और इससे जो है रुचिकर क्लास नहीं हो पाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ऊंची आवाज में जो हम लाउड रीडिंग करते हैं, अलाउड रीडिंग, नॉट मच हेल्पफुल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा सहायक क्यों नहीं है? तो इसको देखते हैं। बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज इम्प्रूव्ड बाय दिस टाइप ऑफ रीडिंग, इससे उच्चारण तो बनता है, बट दिस टाइप ऑफ रीडिंग इट इज नॉट अलाउड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज, तो ये टाइप की जो रीडिंग होती है यह अलाउ नहीं करती है कि हम वाक्यों का अर्थ समझे। बिकॉज स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन इज फोकस्ड कंप्लीटली एट रीडिंग, जब वह अलाउड रीडिंग कर रहे होते हैं, जब बच्चे जोर जोर से बोल रहे होते हैं तो उनका ध्यान कंप्लीटली रीडिंग में होता है, यानी कि पढ़ने में ध्यान देते हैं वो, नॉट ऑन सेंटेंस मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग को समझने में ध्यान नहीं देते हैं। जब वो लाउड रीडिंग करेंगे, जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, तो उनका ध्यान सिर्फ इसमें है, बोलने में है, यानी रीडिंग में है, रीडिंग करने में है, बाकी उनका ध्यान उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? उनका ध्यान सेंटेंस का क्या अर्थ है वो उसमें ध्यान नहीं जाता है। अगला है वाई साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल, साइलेंट रीडिंग का क्या महत्व है या हेल्पफुल कैसे है समझने के लिए रीडिंग में? तो पहला है इन दिस रीडिंग, इस टाइप की रीडिंग में माइंड कंसंट्रेट, जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो कंसंट्रेट रहता है ऑन द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर एक ध्यान केंद्रित रहता है। इट मेक्स लर्निंग परमानेंट, स्थायी ज्ञान जो है
साइलेंट रीडिंग से बनता है। तभी तो लाइब्रेरी में जाके साइलेंट रीडिंग की जाती है। इट डेवलप्स, यह विकसित करते हैं लव फॉर रीडिंग, पढ़ने के प्रति प्रेम, एंड गिव्स प्लीजेंट फीलिंग, यानी कि एक सुखद अनुभव पैदा होता है साइलेंट रीडिंग करने से। उसके बाद अगला देखते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। जो हमने गहन विस्तृत अध्ययन किया, मतलब जो सतही पठन किया था, वह सतही पठन क्या फायदा देता है। जैसे हमने रामायण पढ़ी तो उसका फायदा में क्या हुआ, तो पहला है इट कीप्स होल क्लास बिजी, एक टाइम पे पूरी क्लास को बिजी रखा जा सकता है। जब लेक्चर ऐसा दिया जो इंटरेस्टिंग हो तो वहां पूरी क्लास को बिजी रखा जा सकता है। इट इंक्रीजेस एक्टिव वोकेबुलरी, इससे एक्टिव शब्दकोश बढ़ेगा। इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर सेल्फ इंडिविजुअल मेथड फॉर एजुकेशन, बच्चा खुद भी जो है अपने तरीके से जो है इन विषय वस्तु को पढ़ना सीख जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग करके, सतही पठन करके, यानी बेसिक अपने हिसाब पर नोट्स बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ईच पैराग्राफ पैसेज हैज मेन आइडिया, प्रत्येक पैराग्राफ या जो पैसेज होता है उसका मेन जो है आइडिया जो होता है, जो मेन सारांश होता है। इट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, यानी जिस टॉपिक के बारे में पूरे गद्यांश में बात की जाए वही टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं या लिंक वर्ड्स क्या होते हैं। तो लिंकिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड, जो कि यूज किए जाते हैं टू हेल्प द रीडर्स की सहायता के लिए फॉलो द आइडियाज, जो विचार अभिव्यक्त किए गए उनके बारे में, जैसे नेक्स्ट, फर्स्ट, देन, फाइनली। तो लिंक वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट का यूज किया तो नेक्स्ट का वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो रीडर यानी पढ़ने वाले को आसानी हो जाती है। जैसे फर्स्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, तो पहला व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में, ऐसे तो ये जो हेल्प होता है रीडिंग के अंदर लिंक वर्ड से काफी होता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे हम जब बोलते हैं तो हमें जो है एक क्लियर आइडिया मिलता है रीडिंग का बोलने के लिए। आगे देखते हैं रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, यानी संदर्भित अवबोधन क्या होता है। द एबिलिटी टू रिकवर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि तथ्यात्मक जो सूचनाएं होती हैं उसको लेख में से निकालने की जो क्वालिटी होती है वो रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन कहलाती हैं। उसके बाद है स्थानीय अवबोधन क्या होता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग वर्ड्स ऑन अ पेज, एक पेज पे वर्ड शब्दों को पढ़ा है, एंड रिकॉलिंग देयर मीनिंग, और उनका मीनिंग अपने दिमाग में जो है मेमोरी में जो है हम ढूंढते हैं, तो वह लोकल कॉम्प्रिहेंशन। जब भी हम लाइन पढ़ के उसको अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वह लोकल कॉम्प्रिहेंशन। इसका उल्टा होता है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, वैश्विक अवबोधन। इन द ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन द रीडर यूज्ड हिज प्रीवियस नॉलेज, रीडर अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करता है एंड आइडियाज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच पढ़ने में अपने पुराने ज्ञान का प्रयोग करता है, एंड फाइंड द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, और उस गहन जो छुपी बात है उसको भी पहचान जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वाक्य सामान्य लिखा गया आप उसका अर्थ समझ जाओ, तो कई बार वाक्य का अर्थ समझने के लिए हमें पुरानी नॉलेज का भी यूज करना होता है, तो वह ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, विषय वस्तु के प्रकार कितने होते हैं, तो पहला होता है वर्णनात्मक विषय वस्तु, जहां किसी हिस्टोरिक पैलेस के बारे में, किसी ऊंचाई पे घूमने गई स्थान के बारे में हम जब वर्णन करते हैं तो वह डिस्क्रिप्टिव पैसेज कहलाता है। आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। उसके अलावा है नैरेटिव पैसेज, क्या होता है कथनात्मक, इसमें क्या होता है नैरेटिव पैसेज आर द मेन टाइप्स ऑफ पैसेज इन लिटरेचर, साहित्य लिखने के लिए जो मेन पैसेज होते हैं वो नैरेटिव पैसेज होते हैं, टेल अ स्टोरी, जो एक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है प्रदर्शनात्मक विषय वस्तु, एक्सपोजरी पैसेज। अब एक्सपोजरी पैसेज क्या होते हैं, तो इसमें समझते हैं एन एक्सपोजरी पैसेज इज यूज्ड टू टीच एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जेक्टिव वे। जब हम विषय वस्तु को अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं, यानी कि एक ही चीज के मल्टीपल ऑप्शन में से चूज करके पढ़ते हैं, तो वह प्रदर्शनात्मक विषय वस्तु कहलाती हैं। यह हमें जिज्ञासु बनाती हैं कि इनमें से ये कैसा हो गया, इसमें 4 ऑप्शन है तो इसमें से यही क्यों आया, तो हमें क्यूरियस बनाने के लिए एक्सपोजरी पैसेज काम में आते हैं। इसके अलावा आर्गुमेंटेटिव जो पैसेज होते हैं यानी तार्किक विषय वस्तु, वह भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है एन आर्गुमेंटिव पैसेज इज अ पीस ऑफ राइटिंग, तो लेखन का वह प्रकार होता है दैट यूजेज फैक्चुअल एविडेंस, जो तथ्यात्मक जो है, फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्यात्मक एविडेंस, सबूत पेश करता है, लॉजिकल सपोर्ट टू कन्वे द रीडर ऑफ अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, जो उसने सोचा है उस सोचने के सबूत जो है आप वहां देते हो, यानी कि किसी विषय वस्तु के बारे में जब आप लिख रहे होते हैं और उसके आप एविडेंस प्रूव करते हैं लेख के माध्यम से लिखकर, तो वह आर्गुमेंटिव पैसेज कहलाता है।
अब हम जानते हैं लेटर राइटिंग। तो आपको मैंने कहा था कि लेटर राइटिंग आप जो है 6 मार्क्स का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेटर पहले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसी अपने घर वालों को, किसी भी घर वाले को अगर हम लेटर लिखे तो वह व्यक्तिगत पत्र होगा, जिसमें माता पिता भाई बहन आदि को हम पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं। बिजनेस रिलेटेड रिलेटेड पत्र क्या कहलाता है? व्यापारिक पत्र, दो व्यापारियों के मध्य या व्यापारी और ग्राहक के मध्य होने वाला लेटर। उसके अलावा ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? कार्यालय पत्र, जो किसी संस्था या संस्था के द्वारा, गैर सरकारी सरकारी किसी प्रकार की संस्था हो सकती है, तो संस्था में जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो वह ऑफिशियल लेटर कहलाता है। और एक होता है कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ सकते या हम आएंगे, तो किसी को बुलाने के लिए वो लिखते हैं। तो शादी ब्याह पार्टी भोजन वगैरह में जो लेटर लिखे जाते हैं वो सोशल लेटर होते हैं। और एक लेटर के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। पहला है हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग में हमें एड्रेस और डेट लिखनी होती है, वो हमारा हेडिंग कहलाता है। फिर अगला है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग करना, यानी कि ओपनिंग वर्ड्स जिनसे हम शुरुआत करते हैं, जो जिसके बारे में लिखना शुरुआत करते हैं कि लेटर में किसके बारे में बात की जाएगी, वो हमारा सैल्यूटेशन। बॉडी, सोल ऑफ द लेटर, लेटर की आत्मा कहा जाता है बॉडी को, यानी जिसमें मुख्य मैसेज लिखा जाएगा वो बॉडी। क्लोजिंग लाइंस, कुछ लाइनें लिखी हमें लेटर को एंड करना होता है, तो अंतिम जो 1-2 लाइनें होती है उन्हें हम क्लोजिंग लाइन कहते हैं। और लास्ट है सब्सक्रिप्शन या और सिग्नेचर, यानी अंतिम रूप से जब हम कहते हैं ना योर फेथफुली माइंड, जैसे और फिर अपना नाम लिख के सिग्नेचर करे, तो वो सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर कहलाते हैं। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं लेटर के। आपको एक लेटर में मैं दिखा देता हूँ। और सैल्यूटेशन में क्या क्या लिखना होता है, जैसे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, डियर सर, ऐसे तो हम सैल्यूटेशन में लिखते हैं। तो आपको जो है पूरा अच्छे से एक लेटर में बता देता हूँ। तो एक लेटर अपने यहाँ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन सक्सेस ऑन द आरएस एग्जाम। आपका दोस्त है जो आरएस एग्जाम में सफल हुआ है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस। तो हमने अपना एड्रेस लिखा है D20 आदर्श नगर जयपुर, और हमने डेट लगा दी है अक्टूबर 25 2023, यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन आप डेट लगाओगे। फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन। तो आपने लिखा माय डियर आशीष, मेरे प्रिय मित्र आशीष, आई एम ग्लेड टू सी यू योर रिजल्ट, में तुम्हारे रिजल्ट को देखकर बहुत खुश हूँ, इन द राजस्थान पत्रिका ऑफ टुडे, जो आज की राजस्थान पत्रिका है उसमें, डेट की यू हैव बीन सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, इन द आरएस एग्जामिनेशन, आरएस के एग्जामिनेशन में, एंड सिक्योर्ड योर रैंक, तुमने अपनी रैंक सिक्योर कर ली है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना करता हूँ। सर्टेनली योर सक्सेस इज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस एंड एज वेल एज योर हार्ड वर्क, तो जो तुम्हारी सफलता है उसके पीछे कारण भगवान भी हैं और तुम्हारी खुद की हार्डवर्क यानी मेहनत भी है। प्लीज प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्टफुल कमेंट कॉम्प्लीमेंट, जो जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ ये अपने माता पिता को बताना, यानी कि प्लीज कन्वे, उसको बताना है माई रेस्पेक्टफुल, सम्माननीय कॉम्प्लीमेंट को जो मैंने कहा है, ऑफ योर टू योर पेरेंट, तुम्हारे माता पिता से। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, तुम्हें दोबारा बधाई हो। योर सिंसियरली, तुम्हारा चाहने वाला रोहित शर्मा तुम्हारा मित्र। तो ये हमने एक लेटर लिख दिया है। ऐसे ही जो है बिजनेस लेटर जो है आप लिख सकते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है। एक एक इस पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं और आपके सोशल लेटर कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आपको नोटिस लिखने को भी कह सकता है, जो 4 नंबर का आता है। तो नोटिस लिखना हम इसे समझ सकते हैं कि बेसिक। तो सबसे पहले हम, जैसे यहाँ एक नोटिस लिखा हुआ है, उस नोटिस को डिब्बे में बंद करना होता है। बाद में जैसे नोटिस हो जाता है उसे किसी डिब्बे में बंद करके आना है, जिसके आपको पूरे 4 नंबर दिए जाते हैं। तो एक नोटिस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप ऐसे लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को आर इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है, डेट की आवर स्कूल, हमारी स्कूल जो है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज करने जा रही है अ समर वेकेशन टूर, एक समर वेकेशन टूर जो है ऑर्गेनाइज करने जा रही है ऑफ राजस्थान, राजस्थान में, इन नेक्स्ट वीक, जो अगले सप्ताह है वहां, अगले सप्ताह में राजस्थान का एक वेकेशन, समर वेकेशन, ग्रीष्मकालीन वेकेशन टूर, हमारी जो संस्था है, हमारा जो स्कूल है, विद्यालय, वो रखा जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा विल बी इंक्लूडेड इन दिस टूर, इस टूर में यह जो है क्षेत्र शामिल किए गए हैं। द ड्यूरेशन ऑफ टूर, जो ड्यूरेशन है यानी जो समय अवधि है टूर की, विल बी 7 डेज, 7 दिनों की होगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो रुचि रखते हैं, जो स्टूडेंट्स शुड डिपॉजिट, वो जमा करवाए। रेट 3003, जो है 3000 रुपए जो है उनको जमा करवाने हैं
पर पर्सन के लिए यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है बच्चे के लिए, टू अंडरसाइन जिसके साइन नीचे हो रहे हैं, जिसने नीचे साइन किए उनको, टिल 30 मार्च 2017 तक। ये पुराना लेटर जो है आपके नोटिस था, तो मैंने वो वैसा का वैसा पढ़ाया है, इसलिए डेट पुरानी लगी हुई है। आप यहाँ 2023 भी या 24 भी लिख सकते हो। तो 30 मार्च 2024 तक आप इसे जमा करवा दे। 3,000 रुपये आपको डिपॉजिट कराना है पर पर्सन, और संजय शर्मा जो प्रिंसिपल हैं उनको आपको जमा करवाने हैं। तो इस प्रकार एक जो है हम लिख सकते हैं नोटिस को। तो एक और नोटिस हमने नीचे भी लिख रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम यूनिट जो है आपकी इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो हमने यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 पढ़ चुके हैं और यूनिट 4 हम अब पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में हमने लेटर के बारे में बात की है और नोटिस के बारे में बात की, तो यह मुख्य रूप से आपके यूनिट 3 का हिस्सा थे। अब हम प्रश्न देख रहे हैं यूनिट 4 के। व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसको कौन प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाता है, तो वह देखते हैं। तो सबसे पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित जो टीचिंग होती है, मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग, वह इंटरेस्टिंग बनाती हैं टीचिंग को, एंड इफेक्टिव, और उसे प्रभावी बनाती हैं। अगला है इफ द टीचर, जो टीचर होता है यदि वह यूजेज प्रयोग करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड, विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्रियों का, देन टीचिंग, तब जो है टीचिंग कैन मेक इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, तब रुचिपूर्ण और प्रभावी बन सकती हैं शिक्षण। अगला है वेल ट्रेंड टीचर, अच्छे प्रशिक्षित जो अध्यापक होते हैं, कैन मेक, वो बनाते हैं टीचिंग को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू सेट दैट, आप कैसे कह सकते हैं दैट की प्रोफिशिएंसी, जो प्रवीणता होती है इन इंग्लिश इज इम्परेटिव, अति आवश्यक है। अंग्रेजी में दक्षता हासिल करना, निपुणता हासिल करना क्यों आवश्यक है? बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यह एक वैश्वीकरण की लैंग्वेज है, एंड इंटरनेशनल कॉमर्स, वैश्विक बाजार की जो है भाषा है। देयरफॉर, इसीलिए वी कैन नॉट इग्नोर इंग्लिश, हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। अगला है इट इंक्रीजेज, यह बढ़ाती है अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यह हमारी आर्थिक जो है ग्रोथ को बढ़ाती हैं। अगला है अर्थव्यवस्था को बढ़ाती हैं। अगला है एक्सेस टू इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी भाषा का एक्सेस मिल पाना, हैज रिड्यूस जेंडर इनइक्वलिटीज, जो अंग्रेजी है यहाँ जेंडर लैंग्वेज का भेदभाव नहीं होता, ये सबके लिए समान है, तो इससे जेंडर जो है लैंगिक भेदभाव कम होता है। इट हैज मल्टीप्लाइड द चॉइसेस एंड द कैरियर ऑप्शन, तो अंग्रेजी सीखने आने के फायदे क्या है कि एक तो चॉइसेस, जो आपके सामने चुनाव हैं वो बढ़ जाएंगे, आप मल्टीपल कैरियर को चूज कर सकते हैं, और मल्टीपल चॉइसेस रख के आप अपने जो यूथ हैं, युवाओं को जो है प्रशिक्षित करके आगे बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जो यूथ हैं उसके पास पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वो हिंदी पढ़े, वो अंग्रेजी पढ़ के भी जो है कई अच्छे अच्छे बिजनेस जॉब कर सकता है। तो ये, और इसके अलावा इस यूनिट का अंतिम प्रश्न क्या है, टू फोल्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दोहरे उद्देश्य क्या है अंग्रेजी पढ़ने के, अंग्रेजी शिक्षण करवाने के। तो पहला तो है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न विद द एक्वाजिशन एंड डेवलपिंग द फोर फोल्ड्स स्किल, यानी कि टीचिंग करवाना अंग्रेजी की कंसर्न निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है एक्विजिशन यानी कि भाषा को ग्रहण करने के लिए और भाषा के विकसित करने के लिए फोर फोल्ड स्किल, जो 4 स्किल्स होते हैं जिनका नाम है LSRW। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो स्किल होती है, इनको सुनिश्चित करना, इनको ग्रहण करने की क्षमता, पहला टीचिंग इंग्लिश का आपके क्या है, एम है। दूसरा है सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो अंग्रेजी टीचिंग का दूसरा उद्देश्य क्या है, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड विजडम, बुद्धिमत्ता को बढ़ाना और ज्ञान में वृद्धि करना, यह इसका दूसरा उद्देश्य है। तो ये 4 यूनिट्स हो चुकी हैं पार्ट ए की। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेटर और नोटिस मैं यह PDF आपको भेज दूंगा, आप वहां से अच्छे प्रकार से देख लेना। तो पार्ट ए की 4 यूनिट्स हो चुकी हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या इसमें समझ में आया या नहीं आया है।